बूढ़े पिता का कारनामा। राम प्रसाद जी के दिमाग में रह रहकर बस एक ही प्रश्न घूम रहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर वे दोनों पति पत्नी अकेले किस तरह रहेंगे, कौन भाग दौड़ और सेवा टहल करेगा, कैसे उनके सीमित खर्चे पर पूरे होंगे, क्योंकि बुढ़ापे में बीमारियां थी भी तो लग जाती हैं। बहू बेटों का साथ छोड़कर शायद उन्होंने ठीक नहीं किया, मगर वो भी क्या करते। दोनों बेटों में से एक भी उन्हें मन से नहीं रखना चाहता था। दोनों बेटे एक दूसरे पर डाल रहे थे, बात बात पर उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ रही थी। उनके लिए वहां एक एक पल काटना दूभर हो गया था। इसलिए ये सोचकर वो दोनों पति पत्नी बेटे बहू के पास से वापस अपने गांव की ओर चल दिए कि जब इसी तरह उपेक्षा से रहना है तो अपने घर जाकर क्यों ना रहें, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। भले ही अकेले रहकर तकलीफ उठाएंगे, लेकिन कम से कम ये एहसास तो रहेगा कि हम अपने घर में रह रहे हैं। अपने घर की याद आते ही राम प्रसाद जी बेचैन हो उठे। बड़ी मुश्किल से 12-13 घंटे का लंबा सफर तय हुआ और वो अपने घर पहुंच गए। 30 वर्ष पहले शारदा जी को गृह प्रवेश के समय जिस सुख की अनुभूति हुई थी, आज उनसे 1000 गुना ज्यादा इस वक्त हो रही थी। मकान 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल में तो वो स्वयं रहते थे और ऊपर वाला किराए पर उठा लिया था। उनके आने की खटरपटा सुनकर ऊपर वाले छज्जे से किराएदार की गुड़िया झांकने लगी। 5 साल की प्यारी सी गुड़िया उन्हें देखते ही खुशी से तालियां पीटने लगी। आहा, अम्मा बाबूजी आ गए। वो जब तक आंगन में पहुंचे तब तक वो नन्ही गुड़िया तेजी से भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर आई और उनसे आकर लिपट गई। उसके पीछे पीछे लपकता हुआ उसका छोटा भाई मोनू भी आ गया। इसे देखकर राम प्रसाद जी और शारदा जी की आंखों में आंसू बह निकले। दोनों बच्चों को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। तब तक उनके किराएदार शिवानी और रमेश भी आ गए। दोनों की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा बाबूजी तो अपने बेटे बहू के पास रहने गए थे, लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, और वो भी बिना कोई सूचना दिए, अकेले एकाएक अपना पूरा सामान लेकर। मगर जिस तरह राम सिंह जी और शारदा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, शिवानी और रमेश कुछ न पूछकर भी सब कुछ समझ गए थे। वे दोनों उनके समीप आकर बैठ गए और उनका हालचाल पूछने लगे। और राम प्रसाद जी और शारदा जी के थोड़ा हल्का होने के बाद शिवानी और रमेश ने उनका सामान उठाया और ऊपर ले जाने लगे कि तभी राम प्रसाद जी ने सामान नीचे रखने का आग्रह किया, पर शिवानी और रमेश ने स्नेहपूर्वक मना कर दिया। कितने लंबे सफर के बाद थक गए होंगे, तो राम प्रसाद जी और शारदा जी का हृदय भर आया और वो सब ऊपर आ गए। चाय नाश्ता करते समय आपस में बतियाने लगे। सबसे ज्यादा चहल पहल तो दोनों बच्चे कर रहे थे और दोनों राम प्रसाद जी और शारदा जी की गोद में इस तरह उछल कूद रहे थे कि जैसे वो उनके सगे दादा दादी हों। बच्चों का इतना प्यार देखकर राम प्रसाद जी और शारदा जी इतने खुश हो गए कि पिछले 2.5-3 महीने में उन्हें अपने अपनों ने जो घाव दिए थे वो इन चंद मिनटों में ही भूल गए। मगर नियति ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। इससे पहले कि वे आश्वस्त होकर चैन की सांस लेते, तभी गुड़िया ने बातों के प्रवाह में अपनी सूचना दे डाली कि उसके पापा ने एक घर खरीद लिया है, वो लोग अब वहीं जाकर रहेंगे। इतना सुनते ही राम प्रसाद जी और शारदा जी तो जड़वत रह गए। एक पल को तो उन्हें कुछ सूझा ही नहीं कि इस उपलब्धि पर वे अपनी प्रतिक्रिया किस तरह व्यक्त करें। एक तरफ उन्हें सुख की अनुभूति हो रही थी कि उनके निश्चल सेवाभावी किराएदार का सपना पूरा होने जा रहा है, पर दूसरी ओर दिल बैठा जा रहा था कि जिनके सहारे जिंदगी का हिस्सा बांटना चाहते थे वो ही उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। उधर शिवानी और रमेश भी अजीब सी पुछ में पड़ गए थे। अपना घर खरीदने की उन्हें खुशी तो थी और ये जानकारी वो अपने मकान मालिक को देना भी चाहते थे, मगर अपने अपनों से ठुकरा कर आए इन वृद्धजनों की स्थिति को देखते हुए वो इस बात को 1-2 दिन और छुपाना चाहते थे। शिवानी ने तो मन ही मन निश्चय कर लिया था कि भले ही 2-3 माह का किराया और देना पड़े, 4 दिन बाद होने वाला गृह प्रवेश वो आगे बढ़ा देगी, क्योंकि राम प्रसाद जी और शारदा जी का वो दिल से सम्मान करती थी, क्योंकि उनकी दोनों प्रसूतियां शारदा जी ने स्वयं इसी घर में करवाई थी और बाद में भी सगी दादी की तरफ गुड़िया और मोनू की देखभाल करती थी। अब ऐसे में भला वो कैसे कह देती कि हम 4 दिन बाद आपको छोड़कर अपने मकान में जा रहे हैं। उसकी आंखों से बरबस ये आंसू लुढ़क गए। उधर पथराई सी ऐठी शारदा जी ने जल्दी से अपने मनोभावों को नियंत्रित किया। गुड़िया के शुभ समाचार देने के साथ ही वो सोफे से उठी और आगे बढ़कर शिवानी को अपने गले से लगा लिया। अरे पगली, ऐसी खुशखबरी ऐसे रोते हुए देते हैं क्या? रमेश की भी आंखें भर आईं। अगले दिन शारदा जी जल्दी उठ गई और नीचे आकर अपने बंद घर की साफ सफाई करने लगी। खटर पटर सुनकर रमेश और शिवानी भी आ गए और शारदा जी के काम में हाथ बटाने लगे।
उनका इतना अपनात्व देखकर रामप्रसाद जी और शारदा जी भावुक हो गए। शारदा जी अपनी रसोई भी आरंभ करना चाह रही थी, मगर शिवानी ने अधिकार पूर्वक मना कर दिया कि रसोई का लगभग सारा सामान बाजार से लाना है। बाबूजी तुरंत अकेले इतनी भागदौड़ कैसे करेंगे? रमेश के सहयोग से 2-3 दिनों में सारा इंतजाम हो जाएगा। तब तक अम्मा बाबूजी उन्हीं के साथ भोजन करें। वैसे भी अम्मा जी के हाथ का खाना खाए 3 महीने बीत गए। गुड़िया तो रोज मुंह फुला लेती है कि अम्मा जी जैसी सब्जियां क्यों नहीं बनाते मम्मी आप। तो आखिर हार कर शारदा जी को शिवानी की बात माननी पड़ी। दोपहर का भोजन कर राम प्रसाद जी और शारदा जी नीचे आराम करने चले गए। रमेश 10 बजे तक बैंक जा चुका था। गुड़िया भी स्कूल गई थी। मोनू को थपकी देती शिवानी सोच में डूब गई। रह रहकर उसे एक ही बात दुखी कर रही थी कि आखिर अम्मा बाबूजी अकेले कैसे रहेंगे। क्या बीत रही होगी इस वक्त उन दोनों के दिलों पर, जिन बेटों को पाल पोस कर इतना बड़ा आज वहीं इतने पराये हो गए कि उनको अपने माँ बाप की ज़रूरत ही नहीं रही। उनके खर्चे कैसे चलेंगे? रिटायर होने के बाद उनकी आय का साधन ही क्या बचा है? उनके पास पीएफ ग्रेजुएटी का कुछ भाग तो वो पिछले वर्ष बड़ी पोती की शादी में खर्च कर चुके थे। शेष बचा भाग दोनों पोतों के नाम कर दिया था। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं बचाया। अब मकान के किराए से कैसे इनका घर खर्चा चलेगा? और हमारे जाने के बाद पता नहीं कैसे किराएदार आएंगे। यदि हमारी तरह घर जैसे समझने वाला ना है तो अम्मा बाबूजी की बीमारी में इनकी सेवा टहल कौन करेगा? यही सोचकर शिवानी का कलेजा मुँह को आने लगा, क्योंकि राम प्रसाद जी और शारदा जी ने भी शिवानी को बेटी ही समझ कर रखा था। अब ऐसे स्नेहिल माता पिता को छोड़कर उसका यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। उसने ये बात अपने पति से कही तो दोनों निश्चय कर लिया कि ठीक है, हम उस घर को बेच देंगे और यहीं रहकर अम्मा बाबूजी की सेवा करेंगे। जब ये बात उन्होंने राम प्रसाद जी और शारदा जी को बताई तो राम प्रसाद जी ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने रमेश को समझाया कि गहने और मकान बनवा लिए तो बन जाते हैं बेटा, वरना योजनाएं ही बनती रहती हैं। तो ठीक है बाबूजी, हम गृह प्रवेश कर लेंगे, लेकिन 2-3 महीने बाद उस घर में जाएंगे। शिवानी ने कहा तो शारदा जी बोली, नहीं बेटा, गृह प्रवेश करने के बाद घर को सुना नहीं रखते, इसलिए भावनाओं में बहकर अब हो रहे कार्यों को टालो मत। राम प्रसाद जी और शारदा जी की इस सलाह के आगे उन दोनों को झुकना पड़ा और 1-2 दिन में नियत तिथि पर गृह प्रवेश हो गया और वो लोग अपने नए घर में चले गए। रमेश के जाने के बाद राम प्रसाद जी और शारदा जी को बेहद सूनापन लगने लगा। एक सहारा था उसने उनका, अब पता नहीं जो नए किराएदार आएंगे उनका स्वभाव कैसा होगा। राम प्रसाद जी और शारदा जी रोज नए किराएदार आने का इंतजार करते। सुबह से शाम हो जाती पर कई दिन तक एक भी किराएदार नहीं आया। तो उन्हें घबराहट होने लगी कि अगर कोई किराएदार नहीं आया तो अगले महीने का खर्चा कैसे निकलेगा, क्योंकि इस किराए की आमदनी का ही तो एक सहारा था। उन्हें पास की नकदी अब चुकने लगी थी। बचत खाते में भी कोई विशेष रकम नहीं बची थी। तो क्या अगले महीने एफडी तुड़वानी पड़ेगी? यही सोचकर दोनों वृद्ध दंपति परेशान हो रहे थे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कितनी भारी गलती कर बैठे थे वो। उनके एक सहयोगी मित्र ने समझाया भी था कि राम प्रसाद, जमाना बहुत खराब है, माँ बाप को अपनी मुट्ठी बंद रखने का दौर आ गया है, सब कुछ बच्चों के नाम मत करो। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दोस्त की एक ना सुनी। उन्हें लगा कि अपना है वो अपने बच्चों का ही तो है, आज नहीं तो कल उनका सब कुछ बेटों के पास ही जाना है, तो क्यों ना अपने जीते जी उनको खुश कर दिया जाए। पर उन्हें क्या पता था कि अपना पूरा पैसा बेटों को देते ही वो उनसे इस तरह से मुंह मोड़ लेंगे। सोचते सोचते राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू बहने लगे। वो उठकर ऊपर वाली खाली पड़ी मंजिल में गए। खाली पड़े कमरे भाएं भाएं कर रहे थे। कमरों की दीवारों को छूते हुए राम प्रसाद जी सोचने लगे कि इस घर को बनवाते समय कितने रंगीन सपने देखे थे उन्होंने कि एक बेटा नीचे रहेगा और एक ऊपर रहेगा, तो दोनों बेटे उन्हीं के आसपास रहेंगे और पूरा घर खुशियों से भर जाएगा, ताकि बुढ़ापा भी चैन से कटेगा। सोच कर राम प्रसाद जी और शारदा जी वहीं फर्श पर बैठकर फपक फपक कर रो पड़े। बुढ़ापे में ये दिन भी देखने को मिलेंगे, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वो वहाँ से उठते उससे पहले ही नीचे किसी कार के रुकने की आवाज़ आई। तो आंसू पोंछकर दोनों वृद्ध दंपत्ति फुर्ती से उठकर गैलरी में आए। सामने देखा तो उनकी बेटी दामाद पूनम और पंकज कार से उतर रहे थे। उनको देखते ही रामप्रसाद जी और शारदा जी का चेहरा हरा हो गया। उनकी बूढ़ी थकी हड्डियों में फिर से जान आ गई। वो फुर्ती से दौड़ते हुए नीचे और जल्दी से दरवाजा खोला। पूनम अंदर आते ही अपने माता पिता की दयनीय हालत देखकर उसका कलेजा मुँह को आ गया। हाय अम्मा, बाबूजी, 3 महीने में ही आप लोग कितने बुढ़े हो गए। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आप लोग यहाँ आ चुके हैं। मैं काफ़ी दिनों से भैया के पास फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन दोनों में से किसी ने भी फ़ोन उठाया नहीं। कल दोबारा फ़ोन किया तो भाभी ने फ़ोन उठाया और उसने बताया कि अम्मा बाबूजी का यहाँ पर मन नहीं लग रहा था तो वापस गांव चले गए हैं। पूनम ने रोते हुए शारदा जी से कहा कि 3 महीने में मैंने अपने आपसे कितनी बार बात की, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया।
कैसे शिकायत करते बेटी, जब रहना ही तुम्हारे भाइयों के संग था। राम प्रसाद जी ने कहा तो पूनम बोली, कैसे करते पिताजी, यहाँ आने के बाद तो बता सकते थे ना। आप कैसे बताएं राम प्रसाद जी, कैसे बताएं अपनी दुर्दशा। आज एक भी खर्च करने से पहले भी कई बार सोचना पड़ता है। दूध तक बंद कर दिया, सब्जी भी कंजूसी से खाते हैं। कितने आशंकित मन से जी रहे हैं ये वही जानते हैं। उन्हें तो बस एक ही चिंता खाई जा रही थी कि अगले महीने एफडी ना तुड़वानी पड़े। जब राम प्रसाद जी ने उन्हें बेटे बहू की सारी करतूतें बताई तो उनके दामाद पंकज गुस्से से लाल हो गया और अपनी जेब से फोन निकालते हुए बोला, अभी लताड़ता हूँ उन दोनों को। लेकिन पूनम ने कहते हुए रोक दिया कि जाने दो, क्या फायदा ऐसे निर्दयी लोगों से कुछ कहने का। माता पिता के प्रति अगर थोड़ा बहुत भी प्यार सम्मान होता तो क्या इस तरह का व्यवहार करते। तो पंकज कुछ नहीं बोला, कसमकसा कर रह गया। पूनम ने रसोई घर में जाकर देखा तो खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपने पति को इशारा किया तो वो सामान लाने के लिए घर से बाहर निकल गए। बेटी दामाद के मंतव्य भापते ही रामप्रसाद जी संकोच में पड़ गए। हाय, अब उनकी रसोई का खर्च उनकी बेटी उठाएगी, ये तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बुढ़ापा कैसे कैसे दिन दिखाता है। सोच सोच कर ही रामप्रसाद जी शर्मिंदगी से व्याकुल हो उठे। अलमारी में 1600 रुपए पड़े थे। वो देने के लिए उठकर वो दरवाजे की ओर लपके, लेकिन पूनम ने उनका हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया। कहाँ भागे जा रहे हैं पिताजी, कहीं रेस लगानी है क्या। पूनम ने कहा तो राम प्रसाद जी का चेहरा एकदम कातर हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन बेटी दामाद जी पैसे तो नहीं लेकर गए। आप भी पिताजी कैसी बातें करते हो। पूनम ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, क्या पंकज आपके बेटे नहीं हैं। क्यों नहीं, लेकिन बेटी जरा सोच, दामाद ये सब लेना क्या अच्छा लगेगा हमें। अच्छा पिताजी, और घुट घुट कर मन मारकर रहते हुए अच्छा लग रहा है आपको। कहते पूनम का गला भर आया। उसने अपने माँ पिताजी को अपने पास बिठाया और समझाते हुए बोली, इन पुराने रीति रिवाजों को छोड़ो पिताजी, दो दो कमाओ बेटे, जब मुंह मोड़ लें तो क्या बेटी दामाद भी आंख कान बंद करके बैठ जाएं। क्या वो भी छोड़ दे अपने माँ बाप को। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनका दामाद पंकज भी रसोई का सामान लेकर आ गया। तो पूनम रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगी। तभी उनका दामाद पंकज राम प्रसाद जी और शारदा जी को अपने साथ ले जाने के लिए मनाने लगा। तो राम प्रसाद जी और शारदा जी संकोच में पड़ गए। बेटी के घर रहने की कल्पना वो कैसे कर सकते थे। उन्होंने दबे स्वर में अपनी लाचारी जाहिर की और उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। उनकी मनोदशा समझकर पंकज ने भी और जिद नहीं की और दूसरी योजना के बारे में प्लान करने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये योजना सफल हो गई तो माँ बाबूजी पूरे मान सम्मान से रह सकेंगे। भोजन करने के बाद पंकज उनके पुराने किराएदार रमेश से मिलने चला गया। 6 महीने बीत गए। एक दिन दोपहर के 12 बजे रामप्रसाद जी और शारदा जी अपने काम में बहुत व्यस्त थे। तभी बाहर एक रिक्शा आकर रुका। रिक्शे में रामप्रसाद जी के बड़े बेटे बहू सुनील और सुमन थे। रिक्शा रुकने के साथ ही उनकी बहू सुमन ने घर का जायजा ले लिया। बाहर ढेर सारे स्कूटर मोटरसाइकिलें खड़ी थीं और अंदर लोगों की चहल पहल। यदि पहले से उसे जानकारी नहीं होती कि रामप्रसाद जी ने ढाबा खोल लिया है तो घर पर लोगों की भीड़ देखकर वो यही समझती कि सास ससुर में से कोई एक खिसक गया है। ईर्ष्या से उसने दांत पीस लिए। पास बैठा सुनील भी खरी नजरों से सब ताड़ रहा था। पिछले 6 महीने में उसने एक बार भी माता पिता की खोज खबर नहीं ली थी। वो लोग तो आज भी यही नहीं झांकते, मगर पिछले हफ्ते एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में किसी परिचित ने उसे जानकारी दी कि राम प्रसाद जी रिटायरमेंट के बाद भी भरपूर कमाई कर रहे हैं। सर्विस लाइफ से भी ज़्यादा। ये सुनकर उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ था। सुमन के तो सीने पर सांप लौट गया। ऐसा कौन सा तीर मारा होगा उस बुढ़ऊ ने। कहीं मकान बेचकर बूढ़े बुढ़िया ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। हिस्सा हमारा भी है। उसमें सुमन ने तुरंत मोबाइल पर अपने मायके बात की और सारी जानकारियाँ लेने को कहा। 4-5 दिन में उसके भैया ने पूरी जानकारी दी। रामप्रसाद जी ने ऊपरी मंजिल पर दर्जन भर लड़कों का छात्रावास बना दिया और नीचे ढाबा चालू कर दिया। उनके पुराने किराएदार रमेश के परिचय की वजह से बिना परिवार के रहने वाले बैंक कर्मी बने लोग भी उनके पास ही आने लगे। बेटी दामाद और पुराने किराएदारों ने मिलकर 4-5 लोग खाना बनाने के लिए रख दिए। अब रामप्रसाद जी और शारदा जी पूरे दिन व्यस्त रहने लगे थे। जब उनके बेटे बहू को ये पता चला कि उनकी महीने की कमाई लाखों में है तो सुमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप रे, महीनों के लाखों रुपए, क्योंकि उसका पति सुनील महीने के बस 25,000 कमाता था। अपने ससुर की कमाई सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई, क्योंकि सुनील साल भर से अपना व्यापार जमाने का यत्न कर रहा था। 2-3 लाइन बदल ली थी पर सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उल्टे 30-35 हजार रुपयों का घाटा हो गया था। सुमन के स्वार्थी दिमाग में फौरन एक स्कीम आई, क्यों ना सुनील को बाबूजी के साथ फिट कर दिया जाए। वैसे ही बाबूजी को सहारे की ज़रूरत होगी, पूरे दिन भर में थक जाते होंगे बेचारे। निर्णय लेने में फिर उसे 1 मिनट भी नहीं लगी और सुनील को साथ लेकर यहाँ आ धमकी। रिक्शे से उतरकर दोनों लोग दरवाजे तक आए। अंदर का दृश्य साफ दिख रहा था। बड़े हॉल को रामप्रसाद जी ने भोजन कक्ष बना दिया था।
देसी ढंग से नीचे बैठकर ग्राहक भोजन कर रहे थे। रामप्रसाद जी की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वो घूम घूम कर ग्राहकों को भोजन कराने का निर्देश दे रहे थे। तभी एक नौकर की नज़र सुनील और सुमन पर गई तो तौलिए से हाथ पोंछते हुए वो उनकी ओर गया। करीब आकर उसने पूछा कि भोजन करना है क्या? तभी उसे उनका सूटकेस दिखाई दिया तो सूटकेस को देखते हुए बोला, लेकिन साहब, हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है। ठहरने के वास्ते आपको किसी होटल में जाना होगा। तभी सुनील ने दांत पीसते हुए कहा, अबे बेवकूफ़, हमें पहचानता नहीं क्या? हम यहाँ के मालिक हैं। तो नौकर सोचने लगा कि ये अपने आप को मालिक बता रहा है, लेकिन मालिक तो अंदर बैठे हैं। फिर ये लोग यहाँ कौन प्रकट हो गए? बुदबुदाते हुए वो सर को खुजाने लगा। तभी सुनील ने गुर्रा कर उसे सामान उठाने का हुक्म दिया, लेकिन रामप्रसाद जी का नौकर और सुना करके वहीं खड़ा रहा। तभी अंदर से रामप्रसाद जी की आवाज़ आई, रामू कहाँ गया? पानी लाना बेटा। जिलाया बाबूजी। रामू बिना सामान उठाए अंदर भाग गया और इधर सुनील और सुमन सामान उठाने का निर्देश देते रह गए। इस अपमान से सुनील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इच्छा हुई कि अभी अंदर जाकर इस नौकर को तड़ा तड़ा 2-4 थप्पड़ लगा दे। तभी उसे याद आया कि फिलहाल ये गरज उसकी है और ये नौकर बाबूजी का है। बाबूजी के नौकरों को डांटने पर वो नाराज हो सकते हैं, इसलिए चुपचाप दोनों पति पत्नी बरामदे में आकर ठिठक गए। घर में प्रवेश पहले बड़े हॉल से किया करते थे, लेकिन अब वहां पर ग्राहक भोजन कर रहे थे, इसलिए उन्हें उधर से जाना उचित नहीं लगा। जूते चप्पल उतार कर वे साइड वाले छोटे कमरे में आए। रामप्रसाद जी ने उसे अब ऑफिस बना दिया था। कमरे में कोई नहीं था। इस कमरे में अंदरूनी द्वार से वो गलियारे में आए। तभी रामप्रसाद जी और शारदा जी ने उन्हें देख लिया। उनसे नजरें मिलते ही सुनील और सुमन ने अपने होठों पर गज भर की मीठी मीठी मुस्कान बिखेर ली और बेटे ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। अम्मा बाबूजी मनी मन मुस्कुरा दिए। बहुत मान सम्मान उमड़ रहा है बुढ़े बुढ़िया पर, क्योंकि सुमन उन्हें यही संबोधन देती थी। वैसे उन्होंने सुनील और सुमन को रिक्शे से उतरते ही देख लिया था, लेकिन जानबूझकर वो अपने आप को व्यस्त दिखला रहे थे। उनके प्रणाम करने पर रामप्रसाद जी और शारदा जी ने भावशून्य चेहरे से आशीर्वाद दिया। फिर कुशल मंगल की 2-3 बातें पूछकर औपचारिकता निभाई और अपने काम में व्यस्त हो गए। रामप्रसाद जी हाल में चले गए और शारदा जी किचन में चली गईं। रह गए सुनील और सुमन। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना सामान घर के किस कोने में रखें। अपने घर में उपेक्षित से खड़े थे। अचानक सुमन को वे दिन याद आ गए जब रामप्रसाद जी और शारदा जी उनके घर में रहने के लिए गए थे। दोनों बूढ़े दंपति अपने ही पुत्र के घर में किस तरह घुट घुट कर रह रहे थे। धरती का बोझ बोलता था सुनील। उन्हें 4-5 मिनट बीत गए। अम्मा बाबूजी या नौकर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सुनील शारदा जी के पास गया और बोला, अम्मा, तैयार होने के लिए हम ऊपर जाते हैं। ऊपर तो कॉलेज के लड़के रहते हैं, अभी उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। शारदा जी ने कहा तो सुनील ने याचक दृष्टि अपनी पत्नी सुमन की ओर देखा। तभी शारदा जी ने रामू को इशारा किया। रामू उन्हें किचन के बाजू वाले कमरे में ले गया। 4-5 महीने पहले जब रामप्रसाद जी और शारदा जी सुनील के घर रहने गए थे तो सुमन किचन में झांकती तक नहीं थी। बेचारी अम्मा अकेली खटती रहती थी। मगर आज शारदा जी के घर सुमन को किचन में जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। आधे घंटे में नहा धोकर वो किचन में पहुंच गई। उस समय शारदा जी वहां दोनों नौकरों से टिफिन भरवा रही थी, तो सुमन बिना कहे नौकरों के साथ काम में जुट गई। तभी शारदा जी ने कहा कि यहाँ का काम तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन सुमन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और सुगढ़ बहू की तरह शारदा जी के काम में हाथ बटाने लगी। आज खाना बनाने वाली औरतों के साथ रोटी बेलने में उसे जरा भी संकोच नहीं हो रहा था। उसे देखकर शारदा जी मन ही मन मुस्कुराती हुई स्टोर रूम की तरफ चली गई। इधर सुमन खाना बनाने वाली औरतों के साथ बतियाते हुए फटाफट हाथ चलाने लगी। तभी अचानक बाहर से आती हुई आवाज़ों से उसके कान खड़े हो गए। बाहर से उसके देवर और देवरानी अनिल और पिंकी की आवाज़ आ रही थी। उसने तुरंत उठकर गलियारे में झांका तो अनिल और पिंकी बतियाते हुए गलियारे में ही आ रहे थे। उनको देख सुमन सकते में आ गई कि ये दोनों भला क्यों आए, कहीं इनकी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है। इसी आशंका से सुमन की सांस वहाँ थम गई। अनिल और पिंकी उसे दुश्मन नजर आने लगे। तभी रोटी बेल रही रमाबाई ने बताया कि वो दोनों तो कल शाम को ही आ गए थे, अभी कॉलोनी में शर्मा जी से मिलने गए थे। ये सुनते ही तो सुमन का तनाव और अधिक बढ़ गया। कल शाम से ही आई है ये पिंकी की बच्ची, पता नहीं कौन कौन सी पट्टी पढ़ा दी होगी इसने अम्मा बाबूजी को, और शायद इसी वजह से अम्मा बाबूजी खींचे खींचे से नजर आ रहे हैं। सुमन के लिए फिर एक पल भी वहां ठहरना दुश्वार हो रहा था। देवर देवरानी से मिलने का बहाना लेकर वो तुरंत किचन से बाहर आ गई। उसे यूं एक का एक वहां देखकर अनिल और पिंकी भी एकदम से सकपका गए। भैया भाभी कब आ गए? इनके आने के बारे में तो अम्मा बाबूजी ने कोई जिक्र ही नहीं किया था। कहीं बाबूजी से कोई सांठ-गांठ तो नहीं कर ली भैया ने? आशंका से अनिल की खोपड़ी में खतरे के सायरन बजने लगे। उसी समय सुनील नहा धोकर कमरे से बाहर निकला।
गलियारे में अपने छोटे भाई को देखते ही वो भी तनावग्रस्त हो गया। उफ, ये क्यों आ गया मेरी योजना में, कहीं टांग ना अड़ा दे। दोनों भाई एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति खलने लगी। अपने मन की दुर्भावनाओं को छुपाकर वे मुस्कुराते हुए मिले जरूर, मगर अंदर ही अंदर वो अपने अपने जाल बुनने लगे। दोपहर का 1 बज गया तो वो सब भोजन करने बैठ गए। खाना खाते हुए सुनील का ध्यान बार बार घर की बदली हुई काया की ओर जा रहा था, क्योंकि उनके पिता रामप्रसाद जी का स्टैंडर्ड काफ़ी ऊंचा हो गया था। बेटों के घर जाने से पहले रामप्रसाद जी के पास अपना कोई फ़ोन नहीं था, पर आज उनके पास 2-2 फ़ोन थे। आज उनका फ़ोन लगातार घनघना रहा था। बाबूजी के यहाँ लंच पैक की सुविधा भी थी। अधिकांश फ़ोन उसी के लिए आ रहे थे। खाना खाते हुए सुनील मन ही मन हिसाब लगाने लगा। बाबूजी कम से कम हज़ारों रुपया रोज़ छाप रहे हैं। उसी दौरान उसने देखा कि बाबूजी के ऑफिस में 3 व्यापारी आ गए, जिसे रामप्रसाद जी ने घी तेल के व्यापारियों को करीब 35,000 रुपये का भुगतान किया, जिसे देखकर सुनील की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसका खुद का वेतन 25,000 महीने का था। यानी उसके पगार से ज़्यादा रुपए का भुगतान बाबूजी एक व्यापारी को कर रहे थे, और यह भुगतान मात्र 19 दिनों की सप्लाई का था। सुनील का कंठ सूख गया। कितनी भारी तरक्की कर ली इस बुढ़ापे में भी उनके पिताजी ने। उसने चापलूसी करते हुए अपने पिता की तारीफ की तो रामप्रसाद जी हल्के से मुस्कुरा दिए और बोले कि ये सब दामाद जी की कृपा है, पंकज ने ही दिया था इसका आइडिया। पंकज का भतीजा पीएमटी की तैयारी करने के लिए कोटा गया था। वहाँ वो एक परिवार में पेंगेस्ट बन कर रहा। कोटा में आजकल बहुत से मकान मालिक छात्रों को अपने घरों में रहने के साथ साथ भोजन की सुविधा भी देते हैं। घर जैसा माहौल, घर जैसा भोजन, और क्या चाहिए बच्चों को। छात्रों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह होती है। यही सोचकर पंकज ने रामप्रसाद जी और शारदा जी को ये कार्य करने की सलाह दी थी। वो दोनों हिचकिचाए भी कि भला इस बुढ़ापे में वो कितनी भागदौड़ करेंगे, लेकिन पंकज ने मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि सब हो जाएगा, बस आप मैनेजमेंट संभाल लेना। पंकज पूरे 2 सप्ताह तक उनके पास रुका था। इधर उधर भाग दौड़ कर उसने 10-12 छात्रों का चयन किया। एक एक कमरे में 4-4 छात्र रह रहे थे। मनोरंजन के लिए नीचे रामप्रसाद जी के पास टीवी देखने आ जाते। उनके यहाँ रहने से उन्हें एक भारी फायदा और था, क्योंकि गांव से आने वाले उनके रिश्तेदार रामप्रसाद जी और शारदा जी के पास ही ठहर जाते और उनका होटल का खर्चा बच जाता। छात्रों के चयन में पंकज ने विशेष ध्यान रखा। 4 छात्र उनमें मेडिकल के थे। जरूरत पड़ने पर वे अम्मा बाबूजी को डॉक्टरी सहायता भी तुरंत उपलब्ध करवा देते थे, और खाना बनाने के लिए 2 काम वाली बाई रख दी थी। शारदा जी सिर्फ मसाले निकालना और छौंक लगाने का काम करती, बाकी का सारा काम दोनों काम वाली बाइयाँ संभालती थी। शुरू में उन लोगों ने सिर्फ 12 छात्रों के लिए मेस प्रारंभ किया था, लेकिन जब उन छात्रों ने अन्य मित्रों से भी वहाँ भोजन किया तो वो भी अम्मा के पास रोज खाना खाने आने लगे। दादी माँ, हमें उधर होटल का खाना अच्छा नहीं लगता, पेट खराब हो रहा है। आपके यहाँ घर जैसा खाना मिलता है, इसलिए प्लीज़ दादी माँ मना मत करना। उनके अनुरोध के आगे रामप्रसाद जी और शारदा जी को झुकना ही पड़ा। छात्र बढ़ते गए तो काम भी बढ़ता गया। ऊपर रहने वाले सभी लड़के रामप्रसाद जी और शारदा जी का बहुत ध्यान रखते, अपने दादा दादी की तरह। अम्मा बाबूजी की सेवा करते थे। उन लड़कों के कारण ही उनके ढाबे का कारोबार बढ़ता गया। रामप्रसाद जी अब उनसे खाने और रहने का आधा पैसा देते। लड़के भी उन्हें दिलो जान से चाहने लगे थे, इसलिए अम्मा बाबूजी को इस उम्र में और क्या चाहिए था। कमरे में बाबूजी के अलावा और कोई नहीं रहता था। सुनील असली मुद्दे पर आया। बातों की एक योजना बना उसने अपनी नज़रें रामप्रसाद जी के चेहरे पर गड़ा दी। अकेले इतना सारा काम संभालने में आपको दिक्कत होती होगी पिताजी। कोई दिक्कत नहीं, रामप्रसाद जी ने बात पूरी होने से पहले ही काट दी। तो सकपकाए सुनील से कुछ कहते ही नहीं बना। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने एक बार फिर गोटी फेंकी, लेकिन पिताजी, रुपयों का लेन देन, हिसाब किताब, इन कामों के लिए घर का व्यक्ति होना ज़रूरी है ना। हमारे पुराने किराएदार शिवानी और रमेश, मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, रामप्रसाद जी ने कहा। तो सुनील चौंकते हुए बोला, ये आप क्या कर रहे हो पिताजी? मतलब आप हिसाब किताब कभी चेक ही नहीं करते? तो रामप्रसाद जी बोले, क्या ज़रूरत है, रमेश स्वयं बैंक में बड़े बड़े हिसाब देखता है। फिर भी पिताजी, आखिरकार वो एक पराया है। इतना सुनते ही रामप्रसाद जी ने कठोर स्वर में कहा, कौन कहता है वो पराया है? इस बुढ़ापे में मुझे किसने सहारा दिया? रमेश और मेरी बेटी दामाद ने सहारा दिया मुझे। तुम लोग क्या सोचते हो ये सारा कारोबार मैंने जमाया है? मैंने भाग दौड़ की है। सिर्फ स्कीम बना देने से कोई कारोबार सफल नहीं हो जाता। उसके लिए पूंजी लगती है, मेहनत और भाग दौड़ करनी पड़ती है। मेरे पास पैसा बचा था क्या? इस उम्र में रसोई का इतना सारा सामान रोज रोज ले आता क्या? रोज सवेरे सब्जी ले आता क्या? काम वालों का इंतजाम
कर पाता क्या। दामाद जी ने जब से रमेश को अपनी ये योजनाएं बताई तो रमेश तुरंत तैयार हो गया और बैंक से तुरंत लोन दिलवा दिया। हमारा कारोबार जमाने के लिए रमेश ने 10-12 दिनों की छुट्टी ली। सारी मेहनत तो दामाद जी और रमेश ने ही की है। फिर क्यों ना विश्वास रखूं इन दोनों पर। फिर कमरे से निकलते निकलते रामप्रसाद जी ने असली तीर छोड़ा कि तुम सगों ने तो हमें खाली हाथ अपने अपने घरों से भगा दिया था। ये रमेश और दामाद जी ही हैं जिन्होंने हमें संभाला, हमें सहारा दिया। इसीलिए हमारे कारोबार के आधे भागीदार भी दामाद जी और रमेश ही हैं। इतना कहकर रामप्रसाद जी बाहर निकल गए और सुनील और अनिल सर झुकाए बैठे रह गए। अपनी खुदगर्जी के कारण जो अंधेरा उन्होंने अपने असहाय वृद्ध माता पिता के जीवन में कर दिया था, उसकी काली माँ कलंक बनकर उनके चेहरों पर ही लग गई थी। आज उनकी रामप्रसाद जी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए अपना सा मुंह लेकर चुपचाप वहां से निकल गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी आपको ये कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।